दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं सुखदीप की आवाज़ में। दोस्तों कहानी को पूरा सुने, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम रोशनी है। आज मैं आपको अपनी दुख भरी कहानी सुनाने जा रही हूं। मैं अपने खानदान की इकलौती और लाडली बेटी थी। मेरे पिता की कोई बहन नहीं थी और ना ही मेरे चाचा हो के घर के कोई लड़की पैदा हुई थी। मेरे पिता अपने सारे भाइयों में से सबसे बड़े थे। मेरे पिता अपने भाइयों को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे और उनके घर बसाने की जिम्मेदारियाँ निभाते निभाते मेरे पिता की उम्र काफ़ी बढ़ती चली गई थी और अपने भाइयों की फिक्र में वह अपना घर न बसा सके। मेरी दादी तो काफ़ी सालों पहले ही मर चुकी थी, लेकिन मेरे दादाजी जब मरे तो मेरे पिताजी के हाथ में अपने छोटे बच्चों का हाथ थमा गए थे और उनसे कहकर गए थे कि अपने छोटे बहन भाई का ख्याल रखना। मेरे दादा ने कहा था कि मैं अपने छोटे बच्चों को अपने बड़े बेटे के हाथ में सौंप कर जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरा बड़ा बेटा अपने छोटे भाइयों का हमेशा ख्याल रखेगा। बस इसलिए मेरे पिताजी ने अपने छोटे भाइयों के घर बसाने की खातिर और उनका ख्याल रखने की खातिर अपने आप को बूढ़ा कर लिया था। मेरे पिताजी के छोटे भाइयों को तो अपने भाई की कोई फिक्र नहीं थी कि बड़े भाई ने भी एक दिन शादी करनी है। इसी तरह जब तक मेरे पिताजी ने अपने तीनों भाइयों की शादी नहीं कर दी और उनकी जिम्मेदारियों से फ्री नहीं हुए, तब तक वह 40 साल की उम्र तक पहुंच चुके थे। मेरे पिताजी अपने भाइयों का घर बसा बसाकर अकेले रह गए थे। जब सारे घर में वह अकेले रह गए तो उन्हें ख्याल आया कि अब उनके लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए जीवन साथी होना चाहिए। सारे भाई मजदूरी करते थे, इसलिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल सका और वह भी मेरे पिताजी को तो इस उम्र में रिश्ता मिलना बहुत ही मुश्किल काम था। पिताजी ने अपने जैसे ही लोगों से बात चलाई तो एक औरत जो बेसहारा और विधवा थी और रिश्तेदारों की स्थाई हुई थी, मेरे पिताजी को मिल गई और इसी तरह मेरे साथ मेरे माता पिता की शादी हुई और उन दोनों का घर बस गया। शादी के एक ही साल बाद मैं पैदा हो गई थी तो मेरे माता पिता बहुत खुश हो गए थे। दोनों ही बहुत उम्र को पहुंच चुके थे और दोनों ने ही बहुत उम्र में पहुंचने के बाद अपनी औलाद को पैदा किया था। इस तरह जल्द ही औलाद की खुशी मिल जाना उनके लिए किसी बड़ी खुशी की बात से कम नहीं थी और फिर हुई भी बेटी थी। मेरे पिताजी को बेटियों का बहुत शौक था और उनको बेटी होने की बहुत चाहत थी, क्योंकि मेरे पूरे खानदान में ही किसी के पास बेटी नहीं थी। मैं अपने घर में खुशहाली बनकर पैदा हुई थी। बेटी पैदा हो गई तो मेरे पिताजी को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी। वह और भी ज़्यादा मेहनत करने लगे। घर में पैसे तो बहुत सारे आने लगे थे, घर के हालात भी बदलने लगे थे। मेरे माता पिता ने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला था और मेरी बहुत लाड प्यार से परवरिश होने लगी थी। अपनी माँ के साथ साथ मैं चाचा की भी बहुत लाडली थी। उन दिनों सबके रिश्ते भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा गहरे थे। मैं 4 साल की हो गई थी तो मेरे पिताजी ने मेरा स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। उन दिनों हमारे खानदान वाले लड़कों को ही शिक्षा दिया करते थे, लेकिन मेरे पिताजी ने समझदारी दिखाते हुए अपनी बेटी को शिक्षा दिलवाने के बारे में सोचा। मेरे बाद उनकी कोई दूसरी औलाद भी नहीं थी, इसलिए मेरी परवरिश पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था और मेरी परवरिश में किसी तरह की कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई थी। अपनी हैसियत के मुताबिक मुझे हर घर में खुशी मिलती। जब मैं काफ़ी बड़ी हो गई थी तब एक बार फिर खुशियों ने हमारे घर का रुख दिया था और मेरी माँ फिर से प्रेग्नेंट हो गई थी। अब तक तो मेरे पिताजी भी काफ़ी उम्र के हो चुके थे। मेरी माँ की प्रेगनेंसी की कोई उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन जैसा भगवान चाहता है वैसा ही होता है, क्योंकि मेरी माँ की भी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी। मेरे पिताजी तो हमेशा इसी खुशी में घूमते रहते कि एक बार फिर से उनके घर में औलाद आने वाली है, जबकि वह अब तक 50 साल के हो चुके थे। मेरे पिताजी की दाढ़ी और सर के बाल बिल्कुल सफ़ेद हो चुके थे और वह बूढ़े दिखने लगे थे। उन दिनों मेरी माँ का नया महीना शुरू हो गया था। उनकी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। एक दिन मेरे पिताजी काम पर जाने के लिए बिल्कुल ठीक घर से बाहर निकले थे और वापसी पर उनकी लाश घर में आई थी। हम पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा था। पिताजी के बिना हमारी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं था। कोई खुशी नहीं रही थी, जीने का कोई मकसद नहीं बचा था। घर में एक वीरानी सी हमेशा छाई रहती थी। माँ जो पहले से ही प्रेग्नेंट थी अब और भी ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। जैसे तैसे वह दिन भी गुजर गए और हमारे घर को 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। मेरी माँ को जुड़वा बच्चे हुए थे, एक तो बेटा था और एक बेटी थी। मैं जो अब तक अपने माता पिता की लाडली थी, अब घर के सारे काम संभालने लगी थी। जो भी मुझसे हो पाता कर लिया करती थी। पढ़ाई मैंने सिर्फ हाई स्कूल तक ही करी थी और उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। मेरी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाने वाला अब कोई भी नहीं था। चाचा ने भी पिताजी के जाने के बाद ही हमारे घर आना जाना छोड़ दिया था।
उन्हें लगता था कि कहीं हम लोग उनसे पैसे ना मांग ले, लेकिन मेरी माँ बहुत ही हिम्मत वाली औरत थी। उनसे कपड़े सिलना आते थे, इसलिए उन्होंने घर में कपड़े सिलने का काम शुरू कर दिया और इसी तरह से लोग माँ को कपड़े सीने के लिए दे जाते और हमारा घर बहुत ही लाचारी की हालत में चलने लगा था। वक्त भी अपनी रफ्तार के साथ बढ़ता चला जा रहा था और मैं भी जवान हो गई थी। छोटे भाई बहन भी 6 साल के हो चुके थे। माँ की भी अब काफ़ी उम्र हो गई थी। उनसे सिलाई नहीं हो पाती थी, लेकिन फिर भी वह घर चलाने के लिए जैसे तैसे सिलाई किया करती थी। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा सकूं। ऐसा तो तभी हो सकता था जब मैं घर से बाहर निकलकर कुछ मेहनत करती, तब जाकर उनकी पढ़ाई का खर्चा उठा सकती थी। इसलिए मैंने हिम्मत की और घर से निकलकर आज पड़ोस में जाकर पूछा, अगर किसी को अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना है तो मैं आकर पढ़ा दिया करूँगी। अच्छा हुआ कि हमारे मोहल्ले में कुछ लोगों को टीचर की ज़रूरत थी और जल्दी ऐसे 2-3 घर मुझे मिल गए जहाँ पर मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। जब 1 महीना पूरा होने वाला था और मुझे सारे घरों की सैलरी मिली तो देखकर दिल खुश हो गया था। मेरे पिताजी की दिलाई हुई शिक्षा मेरे लिए रंग ले आई थी। हमारे घर के हालात धीरे धीरे बेहतर होने लगे थे। मैं बच्चों को अच्छा ट्यूशन पढ़ाती थी, इसी वजह से मेरे स्टूडेंट भी बढ़ते चले जा रहे थे। एक दिन मोहल्ले की एक औरत जिसका नाम चिमकंडी देवी है, उनके बच्चों को मैं पढ़ा रही थी। चिमकंडी जी कुछ खरीदारी करने के लिए अपने घर से बाहर जा रही थी और मैं उस टाइम पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं मार्केट किसी काम के लिए जा रही हूँ, जब तक मैं वापस आ जाऊँ प्लीज़ तुम मेरे बच्चों का ध्यान रखना, उनके पास ही रहना। मैं भी क्योंकि बाकी सारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा चुकी थी, इसलिए उन्हें तसल्ली दी कि आप जा सकती हो, जब तक आप घर नहीं आ जाती मैं आपके बच्चों का ख्याल रख लूँगी। बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई तो मैं उनके साथ ऐसे ही बैठे बैठे खेलने लगी। 1 घंटा मुझे वहाँ पर बैठे बैठे गुजर चुका था, लेकिन चिमकंडी जी अभी तक अपने घर पर नहीं लौटी थी। मैं उनका काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी, क्योंकि मुझे घर पर भी जाना था। घर पर मेरी माँ का इंतज़ार हो रहा था और मेरे लिए परेशान हो रही होंगी। थोड़ी ही देर बाद उनके दरवाजे पर बेल बजी तो मैंने फ़ौरन जाकर दरवाज़ा खोला। मुझे लगा कि शायद चिमकंडी जी घर वापस आ गई होंगी, लेकिन सामने एक जवान लड़का खड़ा हुआ था जो मुझे देखकर एक टोक उसने नज़र गड़ा रखी थी। वह बस मुझे देखता ही चला जा रहा था। मैंने उसे आज से पहले यहाँ पर कभी नहीं देखा था, इसलिए एक पल के लिए मैं भी शॉक्ड रह गई थी। थोड़ी देर के बाद मैंने बच्चों को दौड़ते हुए आकर मामा मामा कहकर पुकारते हुए देखा तो वो लड़का भी उनके पास अंदर आ गया था, लेकिन उसकी नज़र बार बार अपनी तरफ उठते हुए देखकर मुझे बहुत उलझन महसूस हो रही थी। इसलिए मैंने बच्चों से कहा कि अब आप लोग घर में अकेले नहीं हो, इसलिए मैं चली जाती हूँ। तो उनके मामा ने मेरे बारे में उनसे पूछा कि मैं कौन हूँ, तो बच्चों ने बताया कि यह हमारी ट्यूशन टीचर है। उसके बाद मैं अपने घर चली आई। घर जाते हुए रास्ते में मुझे उस लड़के की नज़रें, जिस तरह से वह मुझे घूर रहा था, वह बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी और बस मैं यही सोचते हुए घर जा रही थी। वह खूबसूरत और अमीर था, लेकिन हम गरीब लोग थे और हमारे लिए तो हमारी इज्जत का ख्याल रखना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए मुझे उसका घूरना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। सारे रास्ते मुझे यही ख्याल परेशान कर रहा था। मैं घर पहुंची तो देखा कि माँ घर में मौजूद नहीं थी। वैसे तो माँ कहीं भी नहीं जाती थी, लेकिन आज वह अचानक से घर से गायब क्यों थी, जिसे देखकर मेरा दिल भी बहल गया। मैं घबरा गई थी। तभी अचानक मेरा ध्यान उस लड़के की तरफ से हट गया था और मैं अपनी माँ को देखने के लिए परेशान हुए जा रही थी। पूरा घर खाली पड़ा हुआ था। मेरे भाई बहन शाम के इस टाइम पर पड़ोस में ही खेलने के लिए जाया करते थे। अब मैं इस तरह से बैठ तो नहीं सकती थी, इसलिए उन्हें ही देखने के लिए चली गई। जब पड़ोस वाले घर में गई तो उनसे मुझे माँ की खबर मिल गई कि मैंने घर में वापस आने में देर कर दी थी, इसलिए माँ मुझे ढूंढने के लिए घर से निकल गई थी। घर जाने के बाद मैंने अपनी माँ का इंतज़ार किया और थोड़ी देर के बाद वह घर पर आ गई थी और हम चारों इकट्ठे घर में मौजूद थे। मैं अपनी माँ से नाराज़ होने लगी थी कि उन्हें बाहर निकलने की क्या ज़रूरत थी। मेरी माँ के घुटनों में पहले ही बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, जिसकी वजह से वह चलने फिरने में परेशान होती रहती थी। वह अगर कहीं गिर जाती तो फिर उन्हें कौन संभालता। मैं अपनी माँ पर लगातार बोले ही जा रही थी। माँ ने कहा कि बेटी अब तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जिसकी मैं फिक्र ना करूँ।
देर सवेर हो जाएगी, तुम जवान लड़की हो और जब घर से बाहर निकलती हो तो मेरे दिमाग में अलग अलग तरीके से ख्याल आने लगते हैं। कहीं तुम किसी बुरी नज़र का शिकार ना बन जाओ, तुम पर किसी की बुरी नज़र ना पड़ जाए। अगर तुम पर किसी की बुरी नज़र पड़ गई तो हम गरीबों के पास बचेगा ही क्या। माँ की यह बात सुनते ही मुझे चिमकंडी जी के भाई का घूरना याद आ गया था और मेरा दिल धड़कने लगा था। उसकी बुरी नज़र से शायद मेरी माँ का यही मतलब था। अगले दिन ट्यूशन पढ़ाते जाते टाइम मुझे आज बहुत घबराहट ज़्यादा हो रही थी, लेकिन यह हमारी मजबूरी थी, रूखी सूखी खाकर पेट भर जाना। लेकिन माँ की दवाइयाँ और भाई बहन का पढ़ाई का खर्चा तो मेरी ट्यूशन की कमाई से ही चल रहा था, इसलिए ना चाहते हुए भी मैं ट्यूशन पढ़ाने जाने का सवाल तो बनता ही नहीं था। मैं बहुत हिम्मत करके घर से निकल पड़ी। जिन घरों में पढ़ाती थी उस गली में सबसे पहले चिमकंडी जी का ही घर पहले पड़ता था, जहां हमेशा मैं आखिर में पढ़ाया जा करती थी और फिर अपने घर वापस चली आती थी। लेकिन उस दिन मैं सबसे पहले चिमकंडी जी के घर पर पहुंची थी कि शायद इस टाइम उनके घर में कोई भी मर्द मौजूद ना हो और मैं आसानी से पढ़ाकर वापस आ जाऊं। लेकिन मेरी किस्मत की आज दरवाज़ा भी उसी इंसान ने खोला जिससे मैं घबरा रही थी। उसकी वह तरसी हुई नज़रें मुझ पर जम चुकी थी। लगभग 1 घंटे में उन बच्चों को पढ़ाती रही और वह इंसान मुझे घूरता रहा। घर वापस होने पर जब मैं गेट के करीब पहुंची तो उसने मुझसे बात करने की भी कोशिश करी, लेकिन मैंने उसे मौका नहीं दिया और जल्दी से बाहर निकल आई। अब घबराहट की वजह से मेरा पूरा शरीर कांप रहा था।